नमस्कार। दिवाली आने में अभी समय बाकी है, लेकिन देश की जनता को दिवाली का गिफ्ट पहले ही मिल गया है। पीएम मोदी के वादे को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी दरों के ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जीएसटी में नए सुधारों से थाली से लेकर गाड़ी तक और गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक को राहत मिली है। अब कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, कुछ पर टैक्स घटेगा और कुछ लग्जरी और सिन गुड्स जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, कैसीनो पर ज्यादा टैक्स लगेगा। जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया गया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट भी दी गई है। साथ ही किसानों को भी मिला है बड़ा तोहफा। कुल मिलाकर इस बदलाव का असर आपकी जेब से लेकर कारोबार तक सब पर होगा और कैसे जीवन बनेगा आसान और अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट भी रखा गया है। और आपको बता देते हैं कि क्यों कहा जा रहा है इन सुधारों को दिवाली गिफ्ट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। इस दिवाली के मौके पर आपको गिफ्ट मिलेगा और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। तो समय से पहले ही ये वायदा पूरा भी कर दिया गया है। जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी और ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। जीएसटी सुधारों से देश के हर परिवार को बहुत फायदा होगा। मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, छात्र और नौजवानों को जबरदस्त फायदा होगा। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होगा। और इन सुधारों से केवल आम आदमी का जीवन ही बेहतर नहीं होगा, बल्कि देश की आर्थिक सेहत भी मजबूत होगी। Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और मैं परिचय करा देती हूँ आपका। हमारे साथ सीबीआईसी से संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो नई व्यवस्था लाई गई है, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, कितनी इसकी ज़रूरत थी और क्या कुछ इसका असर आप बताएंगे? नमस्कार। जीएसटी के विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2017 में जब ये रिफॉर्म, जीएसटी का रिफॉर्म सरकार लेके आई थी, तो ये देश में
इनडायरेक्ट टैक्सेस में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म था, जिसमें जो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की परिकल्पना को साकार किया गया। इसमें करीब 27 विभिन्न जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है उसको सम्मिलित करके एक जीएसटी लगाया गया, और उस जीएसटी की दरों को जब निर्धारण किया गया तब रेवेन्यू न्यूट्रलिटी उस प्रोडक्ट पे एक मेन उसको डिसाइड करने का फैक्टर थी। तो जैसे कि सीमेंट पे उस समय जो दर थी, जो सेंट्रल एक्साइज की और वैट की जो दर थी, उसको मिलाकर लगभग करीब 28% टैक्स बनता था, तो जीएसटी में उसको 28% पे फिक्स कर दिया गया। इसी हिसाब से जैसे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे उन पे जिन पे कि दोनों दरों को मिलाकर सेंट्रल एक्साइज की केंद्रीय सरकार की सेंट्रल एक्साइज तथा राज्य सरकारों की जो वैट की दरें थी उसको मिलाकर टैक्स अगर 28% बनता था तो 28% की दर लगा दी गई थी। जीएसटी को अब 8 साल पूरे हो गए हैं, जीएसटी का सिस्टम अब स्टेबलाइज हो गया है तथा जीएसटी की जो रेवेन्यू कलेक्शंस है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और पिछले साल लगभग 22 लाख करोड़ जीएसटी का ग्रॉस कलेक्शन हुआ था। बिल्कुल, इसी पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम ये तमाम जो दर देखते हैं तमाम सेक्टर्स में खपत को बढ़ाने की एक कोशिश की गई है, कवायद की गई है। क्या लगता है, खपत अगर बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी उससे बढ़ेगा? तो क्योंकि ये इसमें जब ये जीएसटी में रेवेन्यू संग्रहण बढ़ा तो सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी के मार्ग निर्देशन में हमने एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करी, जिसमें हर आइटम को कहाँ पे उस पर रेट निर्धारित होना चाहिए तथा हमें जो 5%, 12%, 18% और 28% के 4 जो टैक्स स्लैब्स हैं, क्या हमें उसकी आवश्यकता है या उसको हमें कम करना चाहिए, इस पे विचार किया गया। क्योंकि 4 टैक्स स्लैब्स होने की वजह से काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन और रेट से संबंधित डिस्प्यूट्स हो रहे थे। ख़ास तौर पे जैसे फूड सेक्टर है उसमें ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, तथा इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हमने देखे। विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ रहा था। इससे जो इंडस्ट्री है, टैक्स पेयर्स हैं, उनको ये सर्टेनिटी नहीं थी कि जिस रेट पे वो टैक्स पे कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो इस पे ये निर्णय लिया गया कि हमें 2 रेट जो 12% और 28% उसको हमें हटा देना चाहिए, तथा उस पर जो वस्तुएं जो उस पर निर्धारित हैं उसको या तो हम 5% पे लेके जाएं या 18% पे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसके हिसाब से ये बहुत ही एक्सटेंसिव कार्रवाई की गई, और उसके बाद में कुछ ही आइटम्स जिसको कि 18 से ऊपर 40% के स्पेशल रेट में रखा गया, जिसमें या तो सिन गुड्स आते हैं या अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स आते हैं। इस तरह से इनमें ये रेट रिस्ट्रक्चरिंग तथा रेट रेशनलाइजेशन की एक्सरसाइज की गई। इसी के चलते जैसे कि सीमेंट का मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, उस पर 28% की दर निर्धारित की गई थी। बट क्या सीमेंट हमारे लग्जरी आइटम में आता है? नहीं, ना ही ये सिन गुड्स है, तो इस पर 28% की दर का कोई औचित्य नहीं है। तो इस पे सीमेंट पे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन में बाकी मटेरियल जैसे आयरन स्टील वो 18% की दर पे उस पर जीएसटी का रेट है, तो इस पर भी दर घटा के 28 से 18% कर दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो अपना लाल किले से जो अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी की दरें कॉमन मैन, कृषक तथा विभिन्न एमएसएमई इन सब सेक्टर्स को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिए। तो ऐसे जो बहुत सारे आइटम्स हैं जो कॉमन मैन यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, उस पर जीएसटी की दरें 5% पे रखी गई हैं। तथा ये भी क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए जितने हमारे फूड आइटम्स हैं उस पर नाउ एक ही सिंगल रेट है जो कि 5% है। जैसे कि मैंने ऑटो कंपोनेंट्स के लिए बोला, पहले उस पर काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स थे क्योंकि उस पर 18 और 28% की 2 दरें थी। अब इस पे सब पे 18% की दर है, जिसके चलते ये जितने क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स हैं ये नहीं रहेंगे। इसके चलते इंडस्ट्री को एक प्रोत्साहन मिलेगा, सर्टेनिटी मिलेगी। इससे हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको भी एक काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। इन सब के चलते जो जीएसटी है, जीएसटी के संग्रहण पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आम आदमी की जेब में पैसा रहता है तो उसका कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो उस पर जो जीएसटी है उसका संग्रहण भी बढ़ता है। ओवरऑल इकनॉमी को इससे बूस्ट मिलता है
और ये देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक और बड़ा सवाल इसमें आता है कि टैक्स कंप्लायंस की जब बात होती है उसको भी आसान बनाया गया है। हाँ, इस पे भी काफ़ी काम किया गया, क्योंकि क्या था कि जीएसटी की इकोसिस्टम में बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ आने लगी थी जो कि अपना जिनका उद्देश्य जीएसटी पे करना नहीं था, जबकि उनका उद्देश्य ये था कि जो हम सिस्टम है उसमें फेक आईटीसी उसमें इंट्रोड्यूस करें जिसको लोग अपना जीएसटी के पेमेंट के लिए यूज़ कर लें। तो इस तरह की एंटिटीज़ की क्योंकि प्रवेश हो रहे थे, तो इसलिए कई सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए ताकि हम उनकी एंट्री इस इकोसिस्टम में रोक सकें। लेकिन बहुत सारे जैसे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स को आगे क्रेडिट पास नहीं करना होता है, क्योंकि वो तो कंज्यूमर को इनवॉइस इशू करते हैं जिस पे कि कोई आईटीसी वो सामने वाला कंज्यूमर नहीं लेता है। ऐसे रिटेलर्स के लिए इतनी आवश्यकताओं के साथ में नियम कानून की आवश्यकता नहीं है। मान लिया कि जो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बार्बर सर्विस है या ब्यूटी पार्लर सर्विस है या हेल्थ फिटनेस सर्विसेज हैं, तो इन सर्विसेज में वो क्योंकि एंड कंज्यूमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या एंड कंज्यूमर को अपने गुड्स सेल करते हैं, तो क्योंकि वो कोई आईटीसी आगे पास ऑन नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड स्कीम बना दी गई है जिसमें कि उनकी एप्लीकेशन के 3 दिन वर्किंग डे के अंदर उनको सिस्टम से ही ऑटोमेटिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ की गई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंडस्ट्री है वो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट के बाद में अगर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उनके पास एक्यूमुलेट हुआ है उसका रिफ़ंड लेना है, तो अभी ये प्रावधान है कि उसमें 90% उसमें जो रिफ़ंड का जो अमाउंट है वो उनको प्रोविजनल बेसिस पे दे दिया जाए। लेकिन क्योंकि उसमें कोई रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन नहीं था, तो अभी इसमें रूल को अमेंड किया जा रहा है तथा जहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई रिफ़ंड अराइज हो रहा है तो उसमें भी ये प्रावधान बनाया जा रहा है। और अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश के हिसाब से जो केंद्रीय सरकार का विभाग है, कर विभाग है, वो जैसी ही जीरो रेटेड सप्लाईज जो कि एक्सपोर्ट के लिए है उस पर जब इसको लागू करेगी, साथ साथ ये हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड्स पे भी लागू कर देंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया है। अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम क्षेत्रों में जो देश की युवा शक्ति है उसको भी बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में हम जानना चाहेंगे मेक इन इंडिया, क्योंकि स्वदेश की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, और स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो हैं उसमें कितनी बढ़त मिलेगी। मैं इस विषय में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया और जो स्टार्टअप प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं कि जो कि जिनके स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, और आजकल जैसे हमारा जो सेल का माध्यम है उसमें ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू लोग अपने गुड्स को सेल करते हैं। तो जो छोटे उद्यमी हैं उसमें क्या है कि अगर उन्हें किसी दूसरी स्टेट में अपना सामान बेचना होता है तो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन लेने की जो अभी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्हें अपने उस स्टेट में एक ऑफिस बनाना पड़ता है जिसके ऊपर उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पे भी विचार किया गया और ये माना गया कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि ऐसे उद्यमी अपना दूसरी स्टेट में अगर ईसीओ के माध्यम से, ई कॉमर्स की माध्यम से अगर अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो इसकी जो कंडीशंस हैं उसको हम रिलैक्स करें ताकि छोटे उद्यमी भी अपना माल पूरे देश में बेच सकें और अपनी उनके व्यापार में बढ़ोतरी हो, और जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपना छोटी पूंजी के ऊपर भी अपने माल को पूरे देश में बेच सकें। तो इस पे अपना जीएसटी काउंसिल में चर्चा के बाद में इस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और इस पे अपना बाकी उसकी डिटेल्स पे वर्कआउट करके अगली जीएसटी काउंसिल में इसको लेके जाया जाएगा ताकि इससे अपना जो हमारे उद्यमी हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, उनको काफ़ी उनके उसमें बूस्ट मिले। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे। कई अन्य क्षेत्र अभी बाकी बचे हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है।
एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों की, और इस पर क्या है आम लोगों की प्रतिक्रिया, यही आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जिन्होंने जीएसटी हटाया, बहुत बड़ा सराहनीय का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। लाइफ और हेल्थ बहुत बढ़िया है। ये जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी खत्म हो गई, जिसका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में इरेजर्स, बुक्स, नोट्स वगैरह, और सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उस पर। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमन जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। तो काफ़ी खुश हैं लोग, और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो लोगों की खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और हमने देखा है कि शेयर बाज़ारों पर भी आज इसका काफ़ी सकारात्मक असर रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम आम आदमी की बात करते हैं, क्या महंगाई पर भी इससे असर पड़ेगा? बिल्कुल, इससे महंगाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो जीएसटी की दरों में बहुत सारे आइटम्स पे जो कटौती की गई है, जिसमें ख़ास तौर पे जो कॉमन मैन के यूज़ के आइटम्स हैं, उस पर कटौती से जो महंगाई जो बढ़ रही थी, क्योंकि जब ये अपना कटौती की जाएगी तो चीज़ों की, वस्तुओं की दरों में, कीमतों में कमी आएगी, जिसके चलते जो महंगाई की जो दर है वो मेरे ख्याल से घटनी चाहिए। इससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, और कंजम्पशन को बूस्ट मिलने के साथ साथ देश की प्रगति में काफ़ी इजाफा होगा। इस विषय में मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि ये जो दरें हैं, ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ही इस पे रेशनलाइजेशन की एक्सरसाइज नहीं की गई है, ये अक्रॉस सभी सेक्टर्स पे की गई हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि खेती है, खेती से जुड़े लोगों के लिए इसमें जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं या ट्रैक्टर्स हैं, उस पर दरें 12% से घटा के 5% कर दी गई हैं। इनफैक्ट ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं उस पर भी दरें घटा के 5% कर दी गई हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इसमें जो जीएसटी काउंसिल ने जो अपना रिकमेंडेशंस दी हैं, उसमें उन्होंने जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, फर्टिलाइज़र पे रेट ऑफ ड्यूटी 5% है, लेकिन उसके जो इनपुट्स थे उस पर 18% रेट ऑफ ड्यूटी थी। तो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को उसका रिफ़ंड लेना पड़ता था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। तो जब ऐसा देखा गया कि इसमें कई सारे इनपुट्स ऐसे हैं जिसकी अधिकतम मात्रा सिर्फ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में यूज़ होती है, तो इन आइटम्स में जिसमें कि अमोनिया है और सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन पे भी दरें 5% कर दी गई हैं, ताकि अपना उनको किसी भी तरह का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना ना करना पड़े। इससे जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उसमें भी उनको जो प्रोडक्शन और उसमें जो अपना जो जीएसटी डिस्चार्ज करना है
उसमें सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, कृषि लागत है वो कम होगी और उससे किसानों को जो कई बार समस्याएं आती थी, लगता है कि उसका भी काफ़ी हल, क्योंकि ट्रैक्टर्स की बात है और भी इक्विपमेंट्स हैं। कितना इसका, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ के हमने आंकड़े देखे जो अभी आए थे, उसमें कृषि भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा था। तो उन तमाम क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया है कि किस तरह से ये जो ग्रोथ रेट है ये बरकरार रहे या आगे बढ़े इस पर? इसमें क्या है कि इसमें जो जैसे सेक्टर्स, मैंने अपना फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में जिक्र किया, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसमें टेक्सटाइल्स आता है। टेक्सटाइल्स में क्या था कि टेक्सटाइल में जो फैब्रिक है उस पर 5% की दर, जीएसटी की दर है, लेकिन जो मैनमेड जो फैब्रिक्स का सेक्टर है जिसमें कि अपना जो मैनमेड फाइबर और मैनमेड फिलामेंट पे जीएसटी की दरें 18% थी, तो जिसके चलते कि ड्यूटी इन्वर्जन होता था फैब्रिक की स्टेज पे, जो वीवर्स की स्टेज में, जो कि ज़्यादातर करके हमारे एमएसएमई सेक्टर्स में है, छोटी छोटी पावर लूम्स हैं, तो वहाँ पे जब ड्यूटी का इन्वर्जन होता है तो उनको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लेना पड़ता था। तो अब इसमें क्या किया गया है कि फाइबर और फिलामेंट पे भी 5% की दर कर दी गई है, ताकि ये जो इन्वर्जन है, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से इसके इनपुट्स आते हैं, तो पूरी इसको तो हम इस पर दर कम नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी जाते हैं टेक्सटाइल के अलावा। तो इस पर ये जो इन्वर्जन की स्टेज को पीछे की स्टेज पे ये पहुंच गई है, जहाँ पे कि हमारे यहाँ वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। वहाँ पे जैसे कि पहले करीब 44,000 हमारे करदाताओं को उसमें रिफंड क्लेम करना पड़ता था, वो नंबर अब घटकर 1000 के करीब आ जाएगा। तो और साथ में मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो रिफ़ंड है उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसमें भी बदलाव किया गया है, ताकि ये रिफ़ंड शीघ्र से शीघ्र उनको मिल सके, ताकि उनकी लिक्विडिटी के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जा सकें। और जब हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसको इसमें बूस्ट मिलेगा। साथ में जैसे कि कुछ हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो ये सेक्टर्स जो हेडविंड्स फेस कर रहे हैं, जो उनमें जो थोड़ी सी उन्हें बाधाएं आ रही हैं, इन सेक्टर्स को जब बूस्ट मिलेगा तो नेचुरली कि वो अच्छा करेंगे और उससे हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, ताकि हमारी जीडीपी को उसमें बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की हम लगातार बात कर रहे हैं, इससे तमाम क्षेत्र हैं उनको तो राहत मिल ही रही है, अर्थव्यवस्था की मजबूती की भी लगातार बात हो रही है, और तमाम ऐसे इसमें फैक्टर सामने आए हैं। जिस तरह से जब हम जीवन बीमा उत्पादों की बात करते हैं, इनको जीएसटी से मुक्त करना, बीमा कवरेज बढ़ेगा। इसी तरह से और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कवरेज को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो दोनों तरफ से एक आमदनी भी बढ़े, दूसरा जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो। किस तरह से इसे भी एक तरह से बैलेंस किया गया है? जैसे कि इसमें ये किया गया है कि जैसे बहुत सारी, जैसे बीमा के क्षेत्र का आपने जिक्र किया, बीमा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो बीमा की जो पॉलिसीज़ लेते हैं वो उसका अभी तक जो हमारे यहाँ जो परसेंटेज है वो बहुत हाई नहीं है। तो क्योंकि इसमें अपना जीएसटी, इसमें इसको जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, तो अभी इन पॉलिसी को लेने के लिए जो मनी स्पेंड करनी पड़ती थी वो कम होगी। इससे एक तो पैसा लोगों के पास में बचेगा, तथा साथ साथ हमारा जो बीमा का है, वो बीमा जब लोग लेंगे तो उनको ओवरऑल जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उसमें उनके पास में, क्योंकि बीमा होगा तो उनको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे ओवरऑल जो आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी और उनके हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा, जिससे वो अपना ज़्यादा उसको अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, चाहे वो अपनी ख़रीदारी में करें या बच्चों की एजुकेशन पे उसको पैसे को खर्च करें। ओवरऑल इसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की आप बात कर रहे थे वैश्विक, उसमें किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यवसायी हैं जो निर्यात करते हैं या आयात की भी काफ़ी जो है लगातार इस पर चर्चा हुई है, किस तरह से इसको भी बैलेंस किया गया है, विशेष रूप से निर्यात को देखते हुए किस तरह की जो सुविधा दी गई है और किस तरह से इसको स्टेबल बनाने की कोशिश भी की गई है? जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अगर हमें निर्यात में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लोगों का जो इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उसका अगर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है, तो अगर हमें निर्यात में दिक्कत आ रही है तो हमें एक उसका सोल्यूशन मिले, ताकि हम निर्यात के लिए और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स का भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब निर्यात करते हैं और उसमें, क्योंकि निर्यात में जीरो रेटेड होते हैं, तो उसमें अगर उनको इंडस्ट्री को आईटीसी का रिफंड लेना है, मान लिया चाहे
वो सेवा के क्षेत्र में वो इंडस्ट्री है या वो अपना गुड्स के क्षेत्र में इंडस्ट्री है, अगर उसको जो वो रिफंड्स शीघ्र से शीघ्र मिलेंगे तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है। तो इस बार जो इसके लिए जो रूल्स हैं उन प्रावधानों में चेंज किया गया है और अभी सिस्टम ही इसमें आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें रिस्क एवेल्यूएशन जो सिस्टम ने उसका जो उसमें जो जोखिम है उसका जब एक बार उन्होंने आकलन कर लिया तो हमें वो रिफंड जल्दी देने में सुविधा रहेगी, क्योंकि उसमें ये आइडेंटिफिकेशन डेटा के बेसिस पे किया गया है। तो हमारे अफसर वो रिफंड को शीघ्र से शीघ्र अपना करदाताओं को दे पाएंगे और इससे हमारा जो निर्यात है उसको बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल संजय जी, राज्यों के भी कई तरह के कुछ सवाल थे। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है, राज्यों की साझेदारी बढ़ेगी, उसको भी आपसे समझना चाहेंगे। इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक केंद्र सरकार ने एक अपना प्रपोज़ल बनाया और वो प्रपोज़ल बनाकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो कमेटी जीएसटी काउंसिल ने सेटअप करी थी रेट रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज को देखने के लिए, केंद्र सरकार ने इस पे पूरा अध्ययन करके अपना एक प्रपोज़ल उनके पास भेजा और उस गांव में अपना इसके ऊपर चर्चा हुई। गांव ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर जीएसटी काउंसिल के पास में भेजी, जहाँ पे केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों ने सब ने अपना साझा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से सब ने उस पर चर्चा करी और एक सहमति से यह निर्णय लिया कि यस, ये जो सेंटर का प्रपोज़ल है ये सही है और इसके हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पे कर निर्धारण होना चाहिए और उनकी पूरी सबकी सहमति से, आम सहमति से, कोई भी उसमें डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी और आम सहमति से इस पर निर्णय लिया गया और इसके ऊपर से उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंटेशन 22 सितंबर से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें दे दी हैं। उस पर अभी नोटिफिकेशन इशू किए जा रहे हैं तथा 22 सितंबर से ये नई दरें लागू हो जाएंगी, एक्सेप्ट जो हमारे सिन गुड्स हैं जिसमें कि पान मसाला या टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स ये आती हैं, उस पर अभी एग्जिस्टिंग रेट कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि उस पर अभी जो कंपनसेशन सेस है उसके संग्रहण, उसका जो हमें जितना उसको संग्रहण करना है वो उसको पूरा करने में अभी शायद 2-3 महीने का समय लगेगा, तब तक उनमें पुरानी दरें, निर्धारित दरें चलती रहेंगी। उसके अलावा ये 3-4 गुड्स को छोड़कर बाकी सब पर नई दरें अपना 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें आ जाता है, लगातार जिस तरह से भारत जो है अब दुनिया भर के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, निवेश की अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं, तो ये जो नई प्रणाली है ये निवेशकों के लिए कितना आकर्षक एक इकोसिस्टम यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई देता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि जो निवेशक भारत में जो अपना पूंजी का निवेश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको जब अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करें तो टैक्स के मामले में उनको पूरी तरह से सर्टेनिटी रहे। सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी, दीज आर द 2 रिक्वायरमेंट्स जो कि अपना जो भी पूंजी निवेश भारत में करना चाहता है वो चाहते हैं। अब ये जो जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज की गई, जिसमें ये 2 दरें जब लेके आए 18% और 5%, इससे उन्हें वो जो सर्टेनिटी वो चाहते थे वो मिलेगी। अब उन्हें ये नहीं है कि कल को उन्हें कोई अनफोर्सिन डिमांड टैक्स डिपार्टमेंट दे देगा, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इससे उनको पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, वो अधिक से अधिक उसमें यहाँ पे भारत में इस बदलाव को देखते हुए ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आए हैं उसको देखकर उन्हें इसमें प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भारत में अपना पूंजी निवेश करें। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या
नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और संजय कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप बात कर रहे थे कि वैश्विक स्तर पर अगर हम टैक्स प्रणाली की बात करते हैं तो भारत जो है एक प्रतिस्पर्धी जो एक प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी आगे मजबूती से निकल रहा है। जो भी यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भारत में जो विभिन्न प्रणालियाँ हैं उसको जो कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो वियतनाम है या फिर इंडोनेशिया है, उन सब के साथ में कंपेयर करते हैं। उसके बाद में वो अपना ये डिसीजन लेते हैं कि हमें यहाँ पे पूंजी निवेश भारत में करना है या किसी और देश वियतनाम में करना है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी जो प्रणालियाँ हैं, जिसमें कर प्रणाली भी आती है, उसमें हम उसको इस तरह से बनाएं कि ताकि वो यहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए प्रोत्साहित हों। तो इस बार जो जीएसटी का जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया गया है, इसको पूरी तरह से ध्यान में रख के किया गया है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कि हमें किसी तरह की एक अपनी क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत थी, तो वो भी क्लैरिफिकेशंस इस बार दिए गए हैं। जैसे कि अपना पोस्ट सेल जो डिस्काउंट्स हैं उसके बारे में ट्रेड में काफ़ी सारी अपना क्लैरिटी नहीं थी, एम्बिग्विटीज़ थी, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था। लेकिन इस बार ये क्लैरिफिकेशंस भी दे दिए गए हैं, क्योंकि आजकल बिज़नेस ऐसा है कि जब अपना आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केट बड़े कॉम्पिटिटिव हैं, कई बार आप पोस्ट सेल डिस्काउंट्स देते हैं, तो उस पोस्ट सेल डिस्काउंट्स को किस तरह का टैक्स ट्रीटमेंट देना है उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। इस बार जीएसटी काउंसिल ने उस पर अपना चर्चा कर उसके विषय में भी पूरी तरह से क्लैरिटी दे देंगे हैं। इसके बारे में क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर्स बहुत जल्दी इशू कर दिए जाएंगे ताकि ट्रेड को इस बारे में भी अपनी सर्टेनिटी रहे कि इस विषय में उनके जो डिस्काउंट्स हैं उस पर क्या टैक्स ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा मैं एक ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें एक इंटरमीडिएट सर्विसेज होती हैं जो भारत से अपना जो अपना उनको विदेशी जो क्लाइंट्स हैं उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अभी तक प्रावधान ये थे कि अगर ये एंटिटीज़ सर्विस इंडिया से क्योंकि प्रोवाइड करती हैं तो इसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाता था। इसको एक्सपोर्ट नहीं माने जाने की वजह से एक तो क्या था कि जो एंटिटी है वो इंटरमीडिएट है या नहीं है उसी का डिस्प्यूट रहता था, और डिस्प्यूट होने के बाद में अगर इंटरमीडिएट है तो उसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब इसमें चेंज करके उसको ये बना दिया गया है कि अगर वो क्लाइंट अगर बाहर विदेश में लोकेटेड है और वो फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट कर रहा है तो इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। इससे इस तरह की जो बहुत सारे हमारे बीपीओज़ और बहुत सारी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसमें जो लॉ में जैसे बदलाव आएगा तो उसके बाद में जो इसमें जो एम्बिग्विटी थी, जो डिमांड नोटिस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे थे, उन सब पे एक रोक लग जाएगी
और इस सेक्टर को भी बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे जो जिस तरह से विवादों की आपने बात करी है, या बहुत सारी कई चीज़ों में भ्रम की स्थिति भी थी, उस पर जो है क्लैरिटी मिलना जो है अब इसमें सुनिश्चित हो गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, जैसे FMCG वस्तुएं हैं, इन पर GST 18 से घटाकर 5% किया गया है। ये सुनिश्चित कैसे होगा कि ये राहत जो है उपभोक्ताओं तक पहुँचे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत एक बहुत ही मैच्योर मार्केट है और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जहाँ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे इस तरह की जो भी सरकार से राहत मिलती है, करों की दरों में जब भी कटौती की जाती है, तो इंडस्ट्री उसको होल्ड नहीं करती है, उसको आगे कंज्यूमर्स तक पास ऑन करती है। और इंडस्ट्री ने, मैंने अभी न्यूज़पेपर में भी इनफैक्ट GST काउंसिल के मीटिंग से पहले भी मैंने इंडस्ट्री के उस लीडर्स की उस पर अपना न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स पढ़ी कि उन्होंने अपना ये कहा है कि अगर उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की कर कटौती होती है तो वह बेनिफिट वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पास ऑन करेंगे। इस विषय में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि GST लॉ में पहले एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का प्रोविज़न था, और जब GST लागू हुई थी तो 17, 18 और 19 में भी कुछ वस्तुओं पे करों में दरों में कम की गई थी। तो उस टाइम भी एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पास में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई थी और उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ये दर्शाता है कि उस समय में भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स जनरेट नहीं हुई कि उन कंपनीज़ ने अपना करों की कटौती को आगे पास ऑन नहीं किया। तो हमें लगता है कि वो स्थिति अभी भी रहेगी और ज़्यादातर कंपनीज़ अपने करों की कटौती को आगे अपने एंड कंज्यूमर तक पास ऑन करेंगी। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो कंप्लेंट्स अगर हमारे पास में CBIC राज्य सरकारों के पास में जाएंगी तो वो कंप्लेंट्स को हम जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं उनके पास में लेके जाएंगे, ताकि अपना ये जो करों में कटौती की गई है उसका लाभ एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप जुड़े रहिए TD न्यूज़ के साथ। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे, तुम मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। संजय कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तमाम जो इसमें प्रणाली में जो स्टेप्स उठाए गए हैं देखते हुए, जो पहले समस्याएं आती थी, क्योंकि अगर हम पहले के मुकाबले तुलना करते हैं तभी हमें सही असर का जो है अंदाज़ा होता है। टैक्स चोरी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती थी, काफ़ी कुछ इस पर लगाम भी लगी है। टैक्स चोरी रोकने के लिए और मजबूत चेक हो और सही इन्वॉइसिंग भी सुनिश्चित हो, इसके लिए भी इसके अंदर प्रावधान है?
देखिए, उसमें जो कर चोरी जो है उस पर ज़रूर अंकुश लगा है, क्योंकि जो करों में जो संग्रहण है, जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, उसमें जो बढ़ोतरी है वो उसका एक संदेश है कि करों में दो तरीके से करों के संग्रहण में बढ़ोतरी होती है। एक तो जो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है उसके हिसाब से करों में बढ़ोतरी होती है, या फिर हमारा जो उसमें जो करों की चोरी है अगर उस पर अंकुश लगता है तो उससे भी करों में के संग्रहण में बढ़ोतरी होती है, या हमारी जो इकॉनमी है वो फॉर्मलाइजेशन उसमें अगर हो रहा है तो भी करों में बढ़ोतरी होती है, करों के संग्रहण में बढ़ोतरी होती है। तो क्योंकि हमारे जो टैक्स बॉयंसी है अगर हम देखें तो हमारी जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे ज़्यादा है। उसका यही एक मतलब है कि एक तो हमारी इकॉनमी फॉर्मलाइज हो रही है तथा करों में जो चोरी होती थी उसमें कमी आ रही है। तो ये इसका सूचक है और इसके हिसाब से हमने करों में जो अपना जो प्रावधान बनाए हैं उसमें समय समय में परिवर्तन लाए हैं। ये जो रेट रेशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उससे जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, जो सर्टेनिटी आई है, या उसमें करों में जहाँ पर जो ऐसे जो सेक्टर्स थे जहाँ पे इवेजन ज़्यादा होता था वहाँ पे जैसे करों में कहीं जैसे इनफॉर्मल सेक्टर जैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मान लिया कि वो अपना हेल्थ फिटनेस सर्विसेज हैं या फिर वो अपना ब्यूटी पार्लर सर्विसेज हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपना इनफॉर्मल सेक्टर से वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे हमने देखा कि जो कॉम्प्लाइंस लेवल हैं वो थोड़े कम रहते हैं। अब इसमें दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कि 5% जब कर की दर है तो कोई भी ग्राहक वो ये चाहेगा कि मैं बिना टैक्स पे किए ये सर्विसेज अवेल करूं। तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट ये रहेगा कि जो टैक्स इवेजन है उस पर भी अंकुश लगेगा। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, 48,000 करोड़ के राजस्व घाटे का भी जो अनुमान है वो लगाया गया है, किस तरह से इसकी भरपाई की जाएगी? टैक्स बेस बढ़ाने से आपको लगता है कि ये एक विकल्प जो है इसका साबित होगा? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो 48,000 करोड़ की जो आपने संख्या बताई वो क्या है कि 2023-24 में जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट की गई है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और जो हमारा जो अनुभव रहा है कि जो पास्ट में भी जब भी कर की दरों में जब कभी कटौती की गई है और हमने मान लिया कि जैसे 17 में भी ये आंकलन लगाए थे कि इससे 16,000 करोड़ का कर में घाटा होगा, लेकिन अगले साल रेवेन्यू बढ़ के ही आया। तो ये है कि क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब कर में कमी की जाती है तो कंजम्पशन लेवल बढ़ जाते हैं, कंजम्पशन लेवल जैसे ही बढ़ते हैं कर जो आना है सरकार को वो एडिशनल कंजम्पशन की वजह से और इकनॉमी में ग्रोथ की वजह से आ जाता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये 48,000 करोड़ जो इसमें अभी जो अनुमान लगाया है ये ऐसे ही बना रहेगा। ये एक तो पूरे साल के लिए है, लेकिन उसमें जैसे ही हमारा जो कंजम्पशन बढ़ेगा और जो इकॉनमी में फर्दर फॉर्मलाइजेशन होगा और जो कॉम्प्लाइंस लेवल बढ़ेगा उसके चलते मुझे लगता है इसकी भरपाई हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि दिवाली से पहले आम लोगों को और सभी सेक्टर्स को गिफ्ट, जिस तरह से जीवन रक्षक दवाओं की बात है, ईवीज की बात है, टूरिज्म सेक्टर की बात है, अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। आपका फाइनल रिमार्क? बिल्कुल, ये दिवाली से पहले लोगों की जेब में जो एक्स्ट्रा मनी आई है, मैं ये सोचता हूँ, चाहता हूँ कि सब लोग उसको अपना खर्च करें, परिवार में खुशियाँ लेके आएँ, उससे जो बिजनेसेस हैं उनके भी चेहरों पे खुशियाँ आएंगी और पूरे के पूरे देश में खुशहाली का एक माहौल बनेगा। और ये जो जीएसटी की जो रेट रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज है ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी थी और बहुत उचित समय पे ये आई है, जबकि ये हमारी इकॉनमी को बहुत ही बूस्ट करेगी और हमारी जीडीपी की ग्रोथ में भी सहयोग करेगी। बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे ये विचार साझा करने के लिए और इतने आसान शब्दों में ये जो पूरी प्रणाली है हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।